डेनमार्क के हाल ही में दिवंगत हुए राजा जैसा दिखने वाला एक भूत कई रातों से डेनमार्क के शाही महल एल्सिनोर की प्राचीर पर मंडरा रहा है, जिससे महल के सभी रक्षक घबरा गए हैं। भयभीत प्रेरी मार्सेलस, फ्रांसिस्को और बर्नाडो एक शंकालू रईस होरेशियो को एक रात उनके साथ निगरानी करने के लिए मनाते हैं। जब होरेशियो भूत को देखता है तो वह निर्णय लेता है कि उन्हें राजकुमार हेमलेट को इस बारे में बताना चाहिए, जो उसका सबसे करीबी दोस्त और मृत राजा का बेटा था। हेमलेट वर्तमान राजा क्लॉडियस का भतीजा भी है, जिसने न केवल अपने मृत भाई का ताज संभाला बल्कि राजा की विधवा गर्ट्रूड से विवाह भी किया। क्लॉडियस एक सक्षम राजा प्रतीत होता है। हेमलेट, हालांकि, अपने चाचा के शासन को स्वीकार नहीं कर सकता, क्योंकि वह गर्ट्रूड की क्लॉडियस से शादी को लेकर क्रोधित है और अपनी मां और चाचा दोनों से नाराज है क्योंकि उन्होंने अपने पिता की यादों को उनके मिलन से धूमिल कर दिया है। हेमलेट भूत से मिलने के लिए सहमत हो जाता है और जब वह उससे बात करता है तो वह उसके पिता की आत्मा होने का दावा करती है। भूत बताता है कि उसकी मृत्यु प्राकृतिक कारणों से नहीं हुई थी, बल्कि क्लॉडियस ने उसे जहर दिया था। हेमलेट नए सिरे से क्रोधित होकर बदला लेने के लिए भूत की आज्ञा को तुरंत स्वीकार कर लेता है। हालांकि जैसे जैसे दिन बीतते हैं, हेमलेट को यकीन नहीं होता कि भूत ने जो कहा वह सच है या नहीं, और वह ये तय करने में संघर्ष करता है कि उसे वास्तव में अपने चाचा को मार देना चाहिए या नहीं। वह अपना बदला लेने में देरी करता है और अर्ध पागल होने का नाटक करने लगता है, आत्महत्या के बारे में सोचता है और सभी महिलाओं पर क्रोधित हो जाता है। वह खुद से कहता है कि उसका पागलपन एक दिखावा है जो उसे अपने चाचा की जांच करने की अनुमति देगा, बिना राजा को यह एहसास कराए कि हेमलेट उसके पीछे पड़ा है। लेकिन जैसे जैसे हेमलेट अपने अस्तित्व और नैतिक केंद्र की जांच करता है, उसके विचार गंभीर संकट की ओर बढ़ने लगते हैं, यदि पूर्ण विकसित पागलपन नहीं। राजा का आज्ञाकारी पुराना पार्षद पोलोनियस यह मानने लगता है कि हेमलेट का व्यवहार पोलोनियस की बेटी ओफेलिया के प्रति उसके स्नेह से जुड़ा है। पोलोनियस के आकलन से असंतुष्ट क्लॉडियस और गर्ट्रूड हेमलेट के दो पुराने स्कूली दोस्तों रोसेनेक्रांस और गिल्डेनेस्टन को बुलाते हैं, ताकि यह पता लगाने की कोशिश की जा सके कि उसके साथ क्या गलत है। जैसे ही पोलोनियस हेमलेट और ओफेलिया के बीच एक मुलाकात पर जासूसी करने की साजिश रचता है, ओफेलिया को एक जानकार मोहरे के रूप में इस्तेमाल करता है, हेमलेट अपनी खुद की एक साजिश रचता है। हाल ही में आए अभिनेताओं के एक दल को राजा हेमलेट की कथित हत्या के क्लॉडियस द्वारा किए गए नाटक जैसा नाटक करने के लिए कहता है और क्लॉडियस की प्रतिक्रिया देखता है। हेमलेट तय करता है कि अगर क्लॉडियस इस तरह से प्रतिक्रिया करता है कि वह वास्तव में दोषी है, तो वह बिना किसी नैतिक संदेह के अपने पिता की मौत का बदला ले सकेगा। दूसरे शब्दों में, उसके पास निर्णायक रूप से कार्य न करने और राजा को मारने का कोई बहाना नहीं होगा। पोलोनियस और क्लॉडियस ओफेलिया और हेमलेट के बीच की मुलाकात पर सफलतापूर्वक जासूसी करते हैं, जिसके दौरान ओफेलिया हेमलेट द्वारा उसे अनिश्चित समय के लिए दिए गए उपहार और पत्र वापस करने का प्रयास करती है, ये सुझाव देते हुए कि ओफेलिया और हेमलेट के बीच कुछ समय के लिए रोमांटिक और शायद यौन संबंध थे। हेमलेट महिलाओं और विवाह के खिलाफ गुस्से में आ जाता है, ये दावा करते हुए कि महिलाएं केवल पापियों को जन्म देती हैं, और ओफेलिया को खुद को ननरी में जाने और पुरुषों से दूर रहने का आदेश देती हैं। क्लॉडियस निष्कर्ष निकालता है कि हेमलेट न तो ओफेलिया से प्यार करता है, न ही वह पागल है। हेमलेट की बढ़ती अस्थिरता को एक खतरे के रूप में देखते हुए क्लॉडियस उसे इंग्लैंड भेजने का फैसला करता है, जहां वह कम उपद्रवी होगा। हालांकि उस रात नाटक में जब अभिनेता एक दृश्य करते हैं जो राजा हेमलेट की हत्या की घटनाओं को दर्शाता है, क्लॉडियस कमरे से भाग जाता है और इस तरह हेमलेट की नज़र में अपना अपराध साबित करता है। हेमलेट की मां गर्ट्रूड नाटक में हेमलेट के शर्मनाक व्यवहार से नाराज होकर उसे अपने कमरे में बुलाती है और उससे बात करती है कि क्या हो रहा है।
हेमलेट को बदला लेने का मौका तब मिलता है जब गर्ट्रूड से मिलने के रास्ते में वह क्लॉडियस से मिलता है, जो एक कमरे में अकेला प्रार्थना कर रहा होता है। हालांकि हेमलेट रुक जाता है। अगर क्लॉडियस मरते समय प्रार्थना कर रहा होता है तो उसकी आत्मा स्वर्ग जा सकती है। अपनी जटिल साजिश के जरिए क्लॉडियस के अपराध का पता लगाने के बाद भी हेमलेट कोई कार्रवाई करने में असमर्थ होता है। गर्ट्रूड के कमरे में हेमलेट अपनी मां को क्लॉडियस से शादी करने के लिए इतनी आक्रामकता से डांटता है कि उसे लगता है कि वह उसे मार सकता है। हेमलेट को फिर से हेमलेट के पिता का भूत दिखाई देता है, लेकिन गर्ट्रूड दावा करती है कि वह इसे नहीं देख सकती है और चिल्लाती है कि उसका बेटा वास्तव में पागल है। पोलोनियस, जो टेपेस्ट्री के पीछे से बैठक पर जासूसी कर रहा है, मदद के लिए पुकारता है। हेमलेट को लगता है कि पोलोनियस ही क्लॉडियस है और टेपेस्ट्री के जरिए उसे चाकू मार देता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। क्लॉडियस ये दावा करते हुए कि वह पोलोनियस की हत्या के लिए सजा से हेमलेट को बचाना चाहता है, हेमलेट को रोसेनेक्रांस और गिल्डेनस्टन के साथ इंग्लैंड भेज देता है। हालांकि क्लॉडियस की असली प्रेरणा हेमलेट को मरवाना है। वह रोसेनेक्रांस और गिल्डेनस्टन को एक पत्र के साथ आगे भेजता है जिसमें इंग्लैंड के राजा, डेनमार्क के सहयोगी को हेमलेट को देखते ही मार डालने के लिए कहा जाता है। इस बीच पोलोनियस का बेटा लेटेस अपने पिता की मौत का बदला लेने के लिए फ्रांस में अपनी पढ़ाई से डेनमार्क लौटता है। वह पाता है कि उसकी बहन ओफेलिया अपने पिता की मृत्यु और हेमलेट द्वारा उसे अस्वीकार किए जाने के दुख से पागल हो गई है, और वह देखता है कि वह अश्लील बारूम गीतों के साथ पुरानी नर्सरी कविताओं को गाने का एक भयावह और फिर भी मंत्रमुग्ध करने वाला प्रदर्शन करती है। इस दौरान वह दरबार के सदस्यों को अदृश्य फूल देती है। क्लॉडियस लेटेस को आश्वस्त करता है कि पोलोनियस की मृत्यु और ओफेलिया का पागलपन दोनों ही हेमलेट की गलती है। जब खबर आती है कि समुद्री डाकुओं के हमले के कारण हेमलेट डेनमार्क वापस भाग गया है, तो क्लॉडियस एक नई साजिश के साथ आता है जिसमें हेमलेट और लेटेस के बीच कथित तौर पर दोस्ताना द्वंद्वयुद्ध वास्तव में एक जाल बन जाएगा। लेटेस की तलवार में जहर मिलाया जाएगा। बैकअप के तौर पर क्लॉडियस कुछ शराब में भी जहर मिला देगा जिसे वह जीतने पर हेमलेट को देगा। ओफेलिया आत्महत्या के एक स्पष्ट मामले में डूब जाती है और उसके लिए अंतिम संस्कार की व्यवस्था की जाती है। भले ही आत्महत्या करने वालों को उचित ईसाई दफन नहीं दिया जाना चाहिए, लेकिन उसकी कब्र तैयार करने वाले कब्र खोदने वालों की जोड़ी के अनुसार ओफेलिया को सीमित रीति रिवाजों के साथ दफनाया जाएगा क्योंकि वह एक कुलीन महिला है। हेमलेट कब्र खोदने वालों को काम पर पाता है और एल्सिनोर वापस आता है। जब वह उन्हें अपने रुग्ण कार्यों को खुशी से करते हुए देखता है, तो वह देखता है कि वे अपने पिता के पुराने दरबारी विदूषक योरिक की खोपड़ी को लापरवाही से बाहर फेंक देते हैं। हेमलेट का अस्तित्ववाद और शून्यवाद खोपड़ी को देखते ही नए शिखर पर पहुंच जाता है, यह महसूस करते हुए कि सभी जीवित आत्माएं, चाहे वे महान हो या सामान्य, अच्छी हो या बुरी, एक ही लक्ष्य तक पहुंचती हैं। जब हेमलेट को पता चलता है कि यह ओफेलिया को दफनाया जा रहा है, तो वह उसकी स्मारक सेवा में फटाफट आ जाता है, ये तर्क देते हुए कि वह उसे सबसे अधिक प्यार करता है, यहाँ तक कि लेटेस दुख से त्रस्त होकर खुद को अपनी बहन की कब्र में फेंक देता है। महल में वापस आकर हेमलेट होरेशियो को समुद्र पर अपने कारनामों के बारे में बताता है, ये खुलासा करते हुए कि उसने क्लॉडियस की साजिश का पता लगा लिया था और क्लॉडियस की लिखावट में एक पत्र जाली बनाया था, जिसमें उसके बजाय रोसेनेक्रांस और गिल्डेनस्टन को मारने का आदेश दिया गया था, ये सुनिश्चित करते हुए कि जब वे इंग्लैंड पहुंचेंगे तो दोनों को देखते ही मार दिया जाएगा। जब ओस्रिक नामक एक दरबारी लेटेस द्वारा द्वंद्वयुद्ध की चुनौती की खबर लाता है, तो हेमलेट बहादुरी से स्वीकार कर लेता है। होरेशियो हेमलेट को चेतावनी देता है कि उसे मैच के बारे में बुरा लग रहा है, लेकिन हेमलेट होरेशियो से कहता है कि उसे अब परवाह नहीं है कि वह जीवित रहेगा या मर जाएगा, वह अपना भाग्य भगवान पर छोड़ना चाहता है।
मैच के दौरान क्लॉडियस द्वारा उसे रोकने से पहले गर्ट्रूड जहरीली शराब के गिलास से हैमलेट की सफलता का जश्न मनाती है। फिर लेटेस जहरीली ब्लेड से हैमलेट को घायल कर देता है, लेकिन हाथापाई में वे तलवारों का आदान प्रदान करते हैं और हैमलेट लेटेस को घायल कर देता है। गर्ट्रूड ये कहते हुए गिर जाती है कि शराब जहरीली थी और मर जाती है। लेटेस को एहसास होता है कि वह भी अपने जहर के कारण बर्बाद हो गया है, इसलिए वह क्लॉडियस के विश्वासघात का खुलासा करता है। हैमलेट जहरीली तलवार से क्लॉडियस को मार देता है और उसके गले में शराब डालकर उसे जहर दे देता है, ठीक वैसे ही जैसे क्लॉडियस ने हैमलेट के पिता को जहर दिया था। हैमलेट और लेटेस एक दूसरे को माफ कर देते हैं। इससे ठीक पहले लेटेस गिर जाता है और मर जाता है। हैमलेट की मृत्यु के समय वह डेनमार्क में पोलिश के साथ युद्ध के बाद फोर्टिनब्रास की सेना के ड्रमों की आवाज सुनता है और अपनी अंतिम सांस के साथ होरेशियो से कहता है कि फोर्टिनब्रास को डेनमार्क के अगले राजा के रूप में सिंहासन पर बैठना चाहिए। बिखरी हुई शराब और खून से लथपथ शवों को देखते हुए हैमलेट होरेशियो को दुनिया को हैमलेट की कहानी का पूरा सच बताने का काम सौंपता है। वह मर जाता है और होरेशियो प्यारे राजकुमार को अलविदा कहता है। फोर्टिनब्रास इंग्लैंड से राजदूतों की एक जोड़ी के साथ प्रवेश करता है, जो घोषणा करते हैं कि रोसेनेक्रांस और गिल्डेनस्टन मर चुके हैं। होरेशियो हैमलेट की कहानी सुनाना शुरू करता है और फोर्टिनब्रास आदेश देता है कि हैमलेट के शरीर को एक अर्थी पर उठाकर एक सैनिक के सम्मान और गौरव के साथ प्रदर्शित किया जाए।